ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। If momentum is zero, then can an object have mechanical energy? जिज्ञासा हो सकता है। यदि मोमेंटम जीरो हो अनवी, तो क्या उसमें मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है? If momentum is zero, that is p is zero, that is mv is zero, तो इसका मतलब v क्या हुआ? v 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक समझ में आ गई? अगर v 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई बताओ? नाउ काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, तो क्या वो भी 0 हो जाएगी? अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी किसके किसके सम के इक्वल होती है? इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, सो दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो इस तरीके से इफ ऑब्जेक्ट हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, mgh होता है ना, फार्मूला तो जानते हो कि h हाइट पे अगर कोई m मास रखा हो, देन इट हैज मैकेनिकल एनर्जी। जब बॉल को सबसे ऊपर पकड़ा था तब भी तो उसमें mgh एनर्जी थी, कल एक सवाल कराया था कि नहीं, जबकि उस पर वेलोसिटी नहीं थी। तो इस तरीके से इफ ऑब्जेक्ट हैज पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh होती है, then it has non-zero mechanical energy, यानी it has mechanical energy, इसके पास mechanical energy होगी which is not zero, which has non-zero magnitude। चलो, ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था कि मान लो अगर मैकेनिकल एनर्जी 0 हो तो मैकेनिकल एनर्जी 0 होने पे क्या होगा? इंडिविजुअली दोनों 0 होंगे, कल करा दिया था कि नहीं? और दोनों अगर 0 होंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0, तो v 0 और v 0 तो v 0, ये कल हो चुका है। अगला सवाल देखो 9। पावर ऑफ ए मोटर पंप कितनी दी है? 2 किलोवाट। 2 किलोवाट में अभी कितने वाट होते हैं? बोलो। 2000 वाट, क्योंकि किलो का क्या मतलब है? 2000 वाट। आगे क्या दे रहा है? हाउ मच वाटर पर मिनट द पंप कैन रेज टू ए हाइट 10 मीटर। तो कह रहा है 10 मीटर हाइट तक उसकी पावर दे रखा है, तो हाउ मच वाटर द पंप कैन रेज, जरा इसे चेक करें। तो अब देखो टाइम कितना दिया है? 1 मिनट को कितना कहेंगे? 60 सेकेंड। अब जरा देखो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन होता है, सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये पानी की मोटर है और ये कहीं से नीचे से संप से पानी निकाल रही है। संप का मतलब अंडरग्राउंड। और कहाँ चढ़ा रही है? ऊपर चढ़ा रही है। ऐसा ही तो सबके घर में होता है। दिस इज ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक में ये पानी गिरता रहता है, तो पानी इसमें लगातार गिर रहा है। ये कहाँ से पानी ले रहा है बोलो? जहाँ से ये मोटर है, तो मोटर पानी लेती है जो तुम्हारे घर में नीचे अंडरग्राउंड टैंक बना, उसको क्या कहते हैं? सम्प।
और जो घर के ऊपर रखा हुआ टंकी है उसे क्या कहते हो? ओवर हेड टैंक। तो सही है। तो अगर इसमें वर्क डन क्या होगा? अगर आप किसी भी चीज को, पानी को तो वो ऊपर ही चढ़ा रही है, अल्टीमेटली वो उसे क्या कर रही है? क्या वो उसको पोटेंशियल एनर्जी दे रही है? पानी ऊपर चढ़ा रही है कि नहीं चढ़ा रही है? तो वर्क डन इट इज इक्वल्स टू, जो भी, इफ वी डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी देन इट इज गेट कंजर्व, जो वर्क किया इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ही क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है बोलो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और नीचे टाइम क्या दिया है? टाइम को टी लिख लो। अच्छा, कोई चीज ऊपर चढ़ानी है, वाटर, तो जितना भी वो वाटर यहां से लेके ऊपर चढ़ा रही है उस वाटर का कुछ तो मास होगा। तो लेट मास ऑफ वाटर विच इज सेंड टू अवर टैंक, मास से निकालने से मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा क्योंकि हमें वाटर का डेंसिटी पता है, सिर्फ मैं मास पे अभी ध्यान दूं। तो बताओ, लेट m mass of water is transferred from sump to overhead tank। अब बताओ, तो फोर्स को तुम क्या करोगे? जो ऊपर फोर्स लग रहा है m मास के लिए, तो mg फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि उसका वेट mg है, तो ऊपर फोर्स क्या लगता है? mg लगाओगे। m मास को चढ़ाना है तो जैसे बक्सानी कुली ने चढ़ाया था तो उसने क्या फोर्स लगाया था बताओ? दैट इज mg। और हाइट कितनी है? कितना हाइट तुम चढ़ा रहे हो? h। क्या क्वेश्चन में हाइट दी है? चेक करो। और t, तो g को 10 ले लो और कितनी हाइट चढ़ाई गई बताओ? क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है? 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब 3 मंजिल। ये 3 मीटर है और मोटर ने 3 मंजिल पानी चढ़ा, सही? तो 3 मंजिल पानी चढ़ाया, m चढ़ाया और 60 सेकंड में चढ़ाया। बोलो बिल्कुल बात समझ में आई? यहाँ से मौजूद तुम ये समझे ये कैसे आया? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स कितना लगेगा? पानी का जितना जितना उसका वेट होगा उतना ही तो अपोजिट फोर्स लगाओगे। तो देखो इसको mg लिख दिया, m हमें नहीं पता है, बाकी g दे रखा है क्वेश्चन में। देखो 10 दे रखा है, 10 दे रखा है कि 9.8, तो 10 ले लो। हाइट भी 10 दे रखी, सब SI यूनिट में है। और इसको मैंने बदल लिया SI यूनिट में, 60 सेकंड में हो गया। अब जरा चेक करो, P की जगह भी कुछ लिख दें क्या? 2000 लिखो तो। चलो, अब इसके बाद 2000 इंटू 60 इट इज इक्वल्स टू m इंटू 100। तो m कितना हो गया? 500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 20 इंटू 60 आशना कितना होगा? बोलो, सही बताइए। 1200। तो 1200 kg आ गया, m आ गया। तो क्या आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है कि मास ही पूछा जा रहा है? हाउ मच वाटर है? तो ठीक है, मास ही। यही आंसर, 1200 kg। अगला क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन। A light and heavy object have same momentum। एक हल्की चीज है और एक भारी चीज है, लेकिन मोमेंटम दोनों का सेम है। तो क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। इस चीज को देखो। सो दो ऑब्जेक्ट है, एक बहुत भारी है और एक हल्का है। मोमेंटम तो बुलेट और रिवॉल्वर का भी सेम होता है। देखो बुलेट हल्की सी होती, कितनी तेज भागती है, क्योंकि जिसका P क्या चीज होती बताओ? mv। अगर मास कम है तो v बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, तभी मोमेंटम इक्वल हो पाएगा। और रिवॉल्वर जरा सा रिकॉइल करती है, लेकिन मोमेंटम तो सेम होता है दोनों का, होता है कि नहीं? तो इस तरीके से दो मासेस हैं। लेट दिस इज m1 मास, दिस इज m2 मास। और m1 मास क्या है? इट इज ग्रेटर देन m2 मास। अच्छा, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे।
m1 मास की वेलोसिटी बताओ, v1 और इसकी कितनी है, ठीक, इसका मोमेंटम कितना है, वो भी p है, और इसका मोमेंटम कितना है, वो भी तो p ही है, सही है, दोनों को p लिख दिया। ना लिखना चाहो तो p1 इज इक्वल टू p2 करके तब इक्वल कर देना, एज मोमेंटम ऑफ बोथ इज सेम। देखिए p सेम है कि नहीं दोनों का, यहां तक समझ में आया रोहित तुमको कि दोनों का मास अलग है लेकिन मोमेंटम सेम है। हल्की चीज तेज चल रही है, हल्की चीज ये हल्का लेकिन तेज चल रहे तो p वही नहीं हो जाएगा, और भारी चीज धीरे चले, ट्रक है धीरे धीरे चले तो भी मोमेंटम वही है। सो मोमेंटम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज, मोमेंटम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज सेम। तो तुमसे क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया बताओ, फाइंड द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब है तुम ये कहना चाहते हो कि m1 v1 इज इक्वल्स टू, सही, m1 v1 इट इज इक्वल्स टू m2 v2। अच्छा चलो नाउ काइनेटिक एनर्जी 1 वाले की क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी 2 वाले की क्या होगी, हाफ, ये समझ आ गया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ही लगाया है जैसा, इनका रेशो पूछा गया है तो तुम क्या लिखोगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर और हाफ, देखो हाफ से हाफ कट गया आविश, है आसान, सिर्फ आपको यहीं से सवाल शुरू करना है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लिख के अब इसको ऐसे लिखो, m1 v1 और एक और v1, और इसको लिखो m2 v2 और एक और v2, यहाँ तक सही है। m1 v1 की जगह भी p लिखो और m2 v2 की जगह भी p लिखो, दोनों को काट दो, काटा जा सकता है ऐसा करो। सो दैट इज ओके स्वास्तिका, इतनी बात तुम्हें समझ में आई। अब हम इन दोनों की जगह p लिखेंगे क्योंकि दोनों तो सेम ही है। सो ये देखो ke1 अपॉन ke2 इट इज इक्वल्स टू pv1 upon pv2. So the ratio of kinetic energy is equals to the ratio of their velocity. वो किसके इक्वल हो गए बताइए, that is ke1 upon it is m1 ये v1 by v2। इतनी बात समझ आई, लेकिन चूंकि वेलोसिटी नहीं दी उसने हमको मास के टर्म्स में कहा तो हम मास के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। जरा मुझे ये बताओ कि यदि m1 v1 m2 v2 के इक्वल है तो तुम v1 by v2 की जगह जिज्ञासा क्या रखोगी, देख के बताओ ना, v2 में यहाँ ले m2 अपॉन m1, तो अब मैं इसकी जगह क्या रख दूं, देखो v1 by v2 की जगह क्या रख रहा हूं, यहां से देखो m2 अपॉन, so that is kinetic energy will be inversely proportional to their mass। यहां माने तो ये है। अच्छा m2 हल्का है क्या, सही है कि नहीं, तो यानी काइनेटिक एनर्जी कुछ तुम ऐसे मत समझो, बस तुम समझो ये 1 है और ये 2 है। अच्छा थोड़ी देर के लिए अभी मैं मिटा दूंगा, इसे 1000 किलो समझो, इसे 10 किलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, वी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बस एक भारी एक हल्का है। और यहाँ रख के देखो, अब मुझे बताओ यहाँ पे कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ये देखो, सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी 1 by काइनेटिक एनर्जी 2।
तो ये किसकी ज्यादा होगी बताओ? जो हल्का होगा उसकी ज्यादा। सही है? फिर से समझो इस चीज को। ये यहीं पे आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये तो मैं दिखा रहा हूं। अब तुमसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी, तुम सिर्फ उनका उत्तर देना है। ये देखो, ये देखो क्वेश्चन, ये 100 किलो की चीज है और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ये 1 किलो की चीज है और ये 1000 मीटर पर सेकंड से जा रही है। सबसे पहले तो मुझे बताओ मोमेंटम किसका ज्यादा है, पहले वाले का कि दूसरे वाले? अविश करेक्ट। आप भी बोलो नवदीप। हाँ सेम है। अच्छा करूँ, आप ऐसे बोल रहे हो। उनका दादाजी का केस है ना, तो थोड़ा सा गम में डूबे हुए हैं, तो कैसे बता पाए। चलो नवदीप, आपने बिल्कुल एक नॉर्मल माइंड लगाया है, इसके लिए किसी माइंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं आधे घंटे से। आपने नॉर्मल माइंड से इसे बता दिया केजी मीटर पर सेकंड। लेकिन हम लोग अवश्य पूछेंगे, उनको थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करें। दोनों में पी सेम है। चलो अब मुझे बताओ, दोनों का पी सेम है। जो हल्की चीज है उसे तेज चलना पड़ता, और जो भारी चीज है वो धीमे भी चले तब भी मोमेंटम बहुत है उसमें, धरती में बहुत मोमेंटम। अब जरा देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की निकालो। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 100, इसमें 10 का स्क्वायर हुआ। अब इसमें देखो, काइनेटिक एनर्जी 2, हाफ इंटू मास, मास 1 है, और इसमें 1000 का स्क्वायर। मुख्य है वेलोसिटी, क्योंकि वो थोड़ी सी भी ज्यादा है तो बहुत ज्यादा हो जाएगी काइनेटिक, और मास को पीछे छोड़ देगी। समझ आई बात कि नहीं? इसको देखो कितना हो जाएगा बताओ। हाफ इंटू 100 इंटू 100 कितना हो गया बताइए? दैट इज हाफ इंटू 10,000, तो कितना हो जाएगा? 5000 जूल। सही है? वहां देखो कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। 1000 इंटू 1000 कितना होता है, ये भी तो सोचो कभी। 6 जीरो, मिलियन बन गया ये तो दैट इज 50 लाख। मतलब कितने जीरो लगाएं इसमें? 1 2 3 4 5 तो लगाएंगे। 1 2 3 4 5। कितना जूल? बोलो किसकी ज्यादा आई? समझ आई? फिर भी दिग्विजय, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का जरा रेशो निकालो। अगर मैं ये कहूं कि काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 को मैं m2 बाई m1 कहूं, तो क्या गलत होगा? इन दोनों का पहले तुम रेशो निकालो, कितना आया? कितना आ रहा बताओ? एक्चुअल रेशो निकालो, वैल्यू तो मैं फीड करूंगा इसमें। देखो ये देखो, KE1 और बाई KE2 तो कितना हुआ? 5000 और बाई, देख लो 5 जीरो लगाए या 3 जीरो लगाए। 3 जीरो से 3 जीरो कटा, और ये क्या 1 बाई 100 आया। 5 से ये भी तो काटो, और ये 1 बाई 100 क्या इन्हीं का रेशो, m1 बाई m2 का। तो बोलो रिकन्फर्म हो गया कि नहीं? सही है? बोलो। देखो ये तुम्हें समझ में आया? दिस बाई दिस कर दिया, KE1 बाई KE2। 3 जीरो से 3 जीरो काटे, 5 से काटा तो 1 आया, और नीचे काटा तो कितना आया? लेकिन 1 बाई 100 क्या है? m2 बाई m1। क्या चीज है? 1 किसका है? m2 बाई, क्या वही वहां भी m2 बाई m1 नहीं लिखा? तो बोलो कंफर्म। ये करने के लिए नहीं है, बट चीजें दिमाग में जाएं उसके लिए करवा रहा हूं। ये फालतू की चीज है, इसका कोई मतलब नहीं है। बट आपके माइंड में तो चला गया ना कि वेलोसिटी का स्क्वायर होना है, तो वेलोसिटी अगर थोड़ी भी ज्यादा है तो वो डोमिनेट कर जाएगी। मास का तो स्क्वायर हो नहीं रहा। अगला सवाल देखिए, बाकी समझ में तो आ गया ना आपको। अगला सवाल देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकली भी, तो भी आपको आना चाहिए करने, ऐसे ही होता है। चलो क्वेश्चन नंबर
विच हैज लार्जर काइनेटिक एनर्जी, जरा यहाँ देख के बताओ क्या बड़ा था, M2 बड़ा था कि M1? मेरा कहने का मतलब है कि M1 इज ग्रेटर, तो नीचे की चीज यहाँ भी ग्रेटर होना चाहिए। सो सेकंड ऑब्जेक्ट हैज लार्जर देन M1 बड़ा था कि M2? वहाँ देखो वो तो मिट गया, ध्यान में, वो पहला वाला बड़ा बनाया था। तो M1 इज ग्रेटर देन M2, दिस इम्प्लाइज KE2 is greater than KE1, सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसलिए सेकंड, अगर पहले का मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी दूसरे की ज्यादा होगी। भारी चीज तो बिल्कुल धीरे धीरे चलेगी और हल्का फुर्ती से दौड़ जाएगा, जो फुर्ती से दौड़ेगा उसकी स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा, है बात की नहीं? भारी चीज तो धीरे धीरे चलेगी ना। तो बोलो अगर मैं पिस्टल से एक राउंड फायर करता हूं तो राउंड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कि पिस्टल की? बहुत अच्छा, यही ये कह रहे हैं, बोल रहे हैं वो 200 से जा रहा है तो उसका 200 का स्क्वायर होगा सर, वो तो बहुत आगे निकल जाएगा। रोहित हैं जब भी तो अविश ऐसे हैं, रोहित की वजह से ही अविश हैं, इनको जगह बदलनी पड़ेगी, ये बहुत जल्दी ऐसा करना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चलता है? Which has more kinetic energy? Correct. The lighter object has more kinetic. क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। लाइटर ऑब्जेक्ट हैज मोर, ये रोहित का फैक्टर यहाँ कहाँ था? दादाजी का समझ लो। चलो अगला सवाल देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। For an experiment to measure its power, a student records the time taken by him running up a flight of steps of staircase. सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, ये बुक का ही सवाल है। तो बोलो सीढ़ी चढ़ते समय वो टाइम भी नोट करता है ऐसे, तो वो इस पर ऐसे चल रहा है। नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है? सो स्टेप्स 28 है। अच्छा, हाइट ऑफ ईच स्टेप ये कितनी है? हाइट ऑफ ईच स्टेप 20 सेंटीमीटर। सो टोटल हाइट साची कितनी होगी? इट इज नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू हाइट, दैट इज 28 इंटू 0.2 मीटर। मीटर में बदल दिया, मल्टीप्लाई करो 30, 5.6 मीटर टोटल हाइट है। टाइम कितना दिया है? 5.4 सेकेंड। मास ऑफ स्टूडेंट, मास कितना है? 55 kg। तो तुमको ये बताना है अगर इसके ऊपर जी काम कर रहा है, जी भी लिख लिया, आपको टाइम टेकन है, पावर बतानी है। दीदी सवाल करो, P इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अगला स्टेप बोलो, F इंटू एस बाई टी। अगला स्टेप बोलो, तुमको हर चीज सही बता रही हो। अगला बोलो, आगे पूरा बताया आपने तो। अच्छा, कुछ कटेगा क्या? ये तो डेसिमल हटा दिया, ये 6 से कुछ कट रहा है? 6 से तो कुछ नहीं कट रहा है, 2 से ही काटो,
दैट इज इक्वल्स टू 28 और 2 से इसे काटो तो 27। क्या ये दोनों 4 से कट जाएंगे? 27 में नहीं कटेगा, 3 से भी कुछ नहीं कट रहा, कुछ कट तो नहीं रहा ना, तो इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहीं कुछ कट ही नहीं रहा है। चलो तो दैट इज 55 इंटू 9.8 तो मल्टीप्लाई 490 5390 और इसमें एक डेसिमल भी लगा दो 539। अब इसमें 28 से मल्टीप्लाई करो, 28 से कर लो, 8 9 जा 72, 8 3 जा 24, तो 24 में 7 जो 31, 8 5 जा 40। अब 2 से करो तो 2 ठीक है, 9 9 से करें डेसिमल का नहीं लेगा, 8 9 जा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 7, 2 5 जा 10, 1 4 इधर से करो 2 9 0 5। इतनी बात हो गई। अब इसमें डिवाइड किससे करो? दैट इज 27 से। 27 हो सकता है 6 बार जाए, पता नहीं 5 टाइम्स भी जा सकता है। 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 ज्यादा हो रहा है, 5 टाइम्स 5 7 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 1 5 9 तो कितनी बार जाएगा? 6 टाइम चला जाएगा। 6 7 जा 30 नहीं जाएगा क्योंकि 6 7 या 42 ये 16 आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 135। अब कितना आया? 4 2 और 2। अब कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स भी जा सकता है, 9 टाइम्स भी जा सकता है। कितने का अंतर है इनके बीच में? 270 और 242, दैट इज 28 का अंतर है। कोई बात नहीं, 9 टाइम्स 9 7 जा 63, एक का ही अंतर पड़ रहा और दैट इज 9 2 जा 18 तो 24, एक का अंतर पड़ रहा है कि नहीं? तो एक का अंतर पढ़ने के लिए तुम कुछ ना लिखो, 8.9 लिख लो, हो गया है ना, क्योंकि अगली बार तो 9 पे जाएगा, पूरा 9 पे नहीं जा रहा ना। तो कितनी पावर हो गई बताओ जरा। दैट इज अभी मैं इससे रिकंसाइल करता हूँ कि पूरी यही आ रही है। कितने वॉट, उसमें कितना वॉट पावर लगाई? 559 वॉट लिखा है, तो तुम्हारा वही है 559 उसमें लिखा है, यही चीज। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इन एन एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स यूज्ड ए बैटरी टू लाइट ए बल्ब, विच टाइप ऑफ एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो अगर उसने बैटरी से बल्ब जलाया तो मुझे बताओ, अनवी कल तुम्हारी छुट्टी है क्या स्कूल की? ठीक है, ये चीज हो। तो अब इसमें जो केमिकल एनर्जी है वो किस में बदली? सोनाक्षी तुम बताओ। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वास्तव में इसमें केमिकल एनर्जी थी। अच्छा बताया आपने, बिल्कुल क्लियर कर दिया। यहाँ किस में बदल गई? करंट है, तो किस में बदली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदली? सोनाक्षी फिर से बताओ। दैट इज हीट एंड लाइट एनर्जी। अगला देखो, 13th एक्सपेरिमेंट। In an experiment, a student hammered the head of a nail into plank of wood. The head of nail becomes hot. What energy transformation takes place?
तो क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है? हमने जब उस पर हैमरिंग की तो काइनेटिक एनर्जी थी, और काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई बताओ? हीट एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। चलो 5 सवाल पिछली एक्सरसाइज के करो, और इसके सवाल हाँ, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। पिछला वाला कौन सा है बताइए? दैट इज लॉज ऑफ मोशन। क्या कौन कौन से करो? 11 से 15 ये करो, 11 से 15, और वर्क एंड एनर्जी के 10 करो, 1 to 10। कल सुबह आपकी 9 से 11 क्लास होगी, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशन करेंगे। तो कल आ जाना है, ठीक है? ग्रेविटेशन फ्लोटेशन के सवाल पूरे करवा करना। पेपर दोनों है सबके पास ना? कौन सा नहीं है? जमा कर देना करने के बाद। और सबके पास पेपर है? करेंगे। इधर आप लोगों के पास है वो? ठीक है। कौन सा नहीं?